से बताइएगा, जब से आप डांस क्लास कर रहे थे तब से अपनी जीवन के बारे में बताइएगा। स्टार्ट। 2017 में मैं डांस करता था, इवेंट वगैरह करता था, नाचता था, स्टडी भी करता था, घर भी जाता था, सब कुछ करता था। उसके बाद धीरे धीरे 2018 में मेरे रिहान खान के नाम से एक लड़का था, उससे मेरी दोस्ती हुई। वो भी नाचता था, ये करता था, उससे मेरी बातचीत हुई, इसके पास मेरा आना जाना चालू हुआ। तो वो भी यही काम करता था, धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। फिर लास्ट में 2018 में ही अप्रैल या मई में ऐसा होता रहा। फिर मेरे को नशे के इंजेक्शन देने लगे वो लोग और ड्रग्स देने लगे। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? मेरी 14 साल उम्र थी। ठीक है। ड्रग्स और इंजेक्शन देने लगे और मेरे साथ गलत काम करता था। और उसका फ्रेंड भी थे, वो क्या कहते हैं, साहिल, जो अपना नाम शैली बताता है, और सद्दाम, और क्या कहते हैं, और एक बाहर से आता था, मैं नहीं जानता, उसका नाम सोनू है, वो भी करता था। ये सब मेरे साथ गलत काम भी करते थे और ना मुझे खाने को भी नहीं देते थे, बंद रखते थे कमरे के अंदर। तुम्हारे घर से ले गए थे? हाँ, इवेंट करता था, आता जाता था, मैं उनके पास काम के सिलसिले से चले गया था, मेरे को डांसर का शौक था। इवेंट के लिए आप 5-5 6 दिन उनके उन लोगों के साथ रहते थे डांस के लिए? एक दिन हो गया, जैसे सुबह हो जाती, रात लेट हो जाती, सुबह घर चले गया, ऐसे होता था। तो ऐसा चलता रहा। उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, बंद कमरे में रखा, खाना तक नहीं दिया, मारते थे, पीटते थे। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा दिया और मैं बहुत रोया, मैंने बोला भी, उन्होंने कुछ भी खाने को नहीं दिया। जब ऑपरेशन करा लिया, जब उन्होंने मेरे को खाने को दिया, फिर 10-15 दिन बाद मेरी मम्मी को वो लेने गए या फ़ोन करके बुलाया, इतना मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी आई, मम्मी को उन्होंने धमकी दी, ये बात किसी को बोली तो जान से मार दूंगा, अभी तो तेरा एक लड़का है, पूरी फैमिली, थाना पुलिस सब हमारे हाथ में, हम पे पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, ये वो आप हॉस्पिटल गए थे, इतना तो याद होगा, आप हॉस्पिटल गए? हाँ। हॉस्पिटल किस लिए गए थे ये नहीं पता था आपको? उन्होंने मेरे को धमकी दे रखी थी, भूखा रखा था ऑपरेट कराने के लिए। और मतलब ऑपरेशन से पहले आपको पता था कि आपके साथ ये आपका लिंग परिवर्तन कराना चाहते हैं? हाँ हाँ, उन्होंने मेरे से किसी कागज पे साइन कराए थे, गुंजन नाम से। और वहाँ ऑपरेशन होने के बाद मेरे को उन्होंने खाना दिया। 10-15 दिन बाद मेरी मम्मी को लेने गए, फिर उनको बुलाया, उनको बुला के पिस्टल से डराया, धमकाया, धमकी दी, बोले ये बात किसी को बताई तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और मेरे साथ ऐसा ही चलता रहा, गलत काम करते थे सब मेरे साथ और खाने को नहीं देते थे। फिर मैं बोले तू आज से गुंजन है, तेरा नाम गुंजन है, ये है वो है। मेरे को लड़की बना दिया उन्होंने, सेक्स चेंज करा दिया मेरा। फिर 2019 में भी ऐसा चलता रहा। एक का नाम था सनाया खान, मेरे को वो बोलते थे मुसलमान बनने को, ये चारों, तुम मुसलमान हो, नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ी तो देखो मेरा हाथ तोड़ दिया, ये देखो दोनों हाथ तोड़ दिए, मुझे जलाया भी उन्होंने, मारा पीटा, मेरे साथ ऐसा होता रहा। फिर मेरी मम्मी को हर तीसरे चौथे दिन धमकी देते थे, ऐसे ही बोलते रहे। फिर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे गांव रहते थे, पापा को नहीं पता था, मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, पापा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पापा आते थे, कभी कभी मम्मी ये बोलती थी जागरण करने गया, कहीं नाचने गया या ट्यूशन गया, मम्मी ऐसा बोलती थी। मैं पढ़ता था, 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मुझे वो लेके गए थे। मेरे साथ ऐसे होता रहा और मेरे को मारा पीटा। 2019 में फिर वो मेरे से गलत काम करवाते थे, लड़के बुलवाते थे, लड़के रूम पे आते थे, मेरे साथ गलत काम करते थे। और फिर वो मुझे बाहर भी लेके जाते थे और खुद भी लड़कियों वाले कपड़े पहनते थे। वो रिहान खान जो लड़का, एक वो है साहिल जो शैली बताता है अपने आप को, एक सनाया और एक सोनू, वो मुखबरी करता है, जैसे खुद तो सूट सलवार पहन के जाएंगे, गलत काम कराएंगे, लड़कों से पैसे ले लेंगे, काम मेरे साथ गलत कराएंगे और 2 लड़के इस तरफ खड़े कर देंगे, 2 इस तरफ, और खुद लेके साथ घूमते थे, मेरे साथ गलत काम कराते थे। फिर मैं अपने घर आने जाने लगा, मैंने बोला तुम जैसा करोगे वैसा करूँगा, उनका विश्वास जीता मैंने ऐसे करके।
तो फिर मैं घर जाने लगा, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पीछे। और फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त था विकास नाम का, वो उसको मैं भाई भी बोलता था, ऐसे नॉर्मल फ्रेंड था, भाई या दोस्त जो भी आप समझो। उसने मेरी हेल्प की, वो मुझे जानता था लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया। मैंने उसको बोला मैं ऐसे ऐसे का, वो उसको मैं भाई भी बोलता था, ऐसे नॉर्मल फ्रेंड था, भाई या दोस्त जो भी आप समझो। उसने मेरी हेल्प की, वो मुझे जानता था लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया। मैंने उसको बोला मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है। तो उसने ना किसी को शो नहीं होने दिया इस बात को कि वो मुझे जानता है। नॉर्मल जैसे अनजान इंसान होता है, अनबिलोंग पर्सन, वैसे ही रहते रहे। तो वो मेरे को बाहर भी लेके जाते थे और उससे उससे भी गलत काम करवाते थे, बोलते थे नमाज पढ़, ये पढ़। वो उसने एक शोर वोर मचाया, मतलब उल्टा सीधा बोला। तो चलो ठीक है, उससे भी गलत काम कराते रहे, चलता रहा। उसने बोला तू कैसे भी इस जाल से निकल, अपने घर पहुंच। तो फिर 2020 लग गया। 2020 में भी मेरे साथ ऐसा होता रहा, नमाज पढ़, ये पढ़, गलत काम करा, मारना पीटना, खाने को नहीं देते थे। मेरे को तो ऑपरेट कराने से पहले 5 दिन भूखा प्यासा रखा, पानी भी ऐसे मुंह पे फेंक के देते थे, बंद कमरे में चाटे मारते थे मेरे। और मेरे साथ गलत काम किया पीछे के रास्ते से सबने, सनाया को छोड़ के। सनाया ने मेरा हाथ तोड़ा, नमाज नहीं पढ़ी तो। फिर क्या कहते, फिर मैं क्या कहते हैं मम्मी के पास गया अपनी। मम्मी ने बोला तू टेंशन मत ले। मम्मी को फिर पता चल गया, उनको ये ऐसे ऐसे बोल के मम्मी को धमकी दी पिस्तौल दिखा के। बोला तुझे भी जान से मार दूंगा, तेरी फैमिली ख़त्म कर दूंगा मैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में इनका काम धंधा कुछ चला नहीं। मेरे साथ ऐसे ही होता रहा गलत व्यवहार। फिर नवंबर शायद से, हाँ नवंबर, सितंबर के लास्ट में, नवंबर में मैं अपने घर गया। मेरा दोस्त था, वो उसके भी माँ बाप नहीं है, वो मेरे माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा मानता है, मम्मी से आता जाता रहता है, माँ बाप मम्मी पापा उन्हें कहता है। क्योंकि ये बहुत छोटा सा था जब जब अलग हो गया था अपनी फैमिली से, इसकी फैमिली एक्सपायर हो गई थी। ये लीड चार्जर वगैरह बेचता था बाहर। तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, मैं घर पे आ गया अपने। हमारा घर बहुत छोटा सा है, छोटा सा घर है, उसमें इतनी जगह नहीं है। मेरी मम्मी पापा ने अलग रूम लिया, अलग से रूम लेके मैं, मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई रहने लगे। और धीरे धीरे हम लोग ठीक ठाक रह रहे थे। फिर पता नहीं किस तरीके से मैं तो उनसे अलग ही हो गया था, पीछा करके मेरा घर देख लिया उन्होंने। ये 20 तारीख की बात है। 20 तारीख को मेरे रूम पे आए, मुझे मारा पीटा, मेरे घर का सारा सामान, कैश, चैन कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने साथ ले गए। उनको लगा वजह से मैं उनके चंगुल से निकल गया। उनको ये था, उसको भी मारा, मुझे भी मारा, खाना पीना कुछ नहीं दिया, मेरे साथ गलत काम किया। उसमें 7-8 तो ये थे और 8-9 लड़के थे जो मेरी बिल्डिंग में ऊपर चढ़े थे। गेट खुलवाया, मेरी मम्मी को धमकी दे के गेट खुलवाया। मैंने गेट खोल दिया, सारे ऊपर चढ़ गए, मेरे को मारा पीटा, सामान बांध के अपने वहाँ ले गए। तो फिर वहाँ ले जाने के बाद मेरे साथ गलत काम किया, मारा पीटा, बंद रखा, कुछ नहीं दिया, वो भी बहुत मारा इन्होंने। तो फिर रात के 10:30 बज गए, एक दिन पूरा ऐसे निकल गया। 10:30 बज गए जब वो खाना खाने लगे, मैं कैसे कैसे वो खाना खाने लगे और फिर उनको बाहर से कुंडी लगा के हम लोग भाग गए। मैं सीधा नई दिल्ली पहुंच गया, मैं, मेरा दोस्त जो भाई बोलते हैं, वो नई दिल्ली पहुंच गए हम दोनों। फिर वहाँ पे पूरी रात बैठे रहे। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी ऐसे ऐसे मैं आ गया भाग के। मम्मी ने बोला यहाँ मत आइयो, तेरे को पकड़ के ले जाएंगे, धमकी दी थी, तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तो वहाँ पे मेरे को कोई अनबिलोंग पर्सन मिला, उसने मुझे महिला आयोग के बारे में बताया। फिर मैं, मेरा दोस्त, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया। सुबह रात तो स्टेशन पे ही काटी। फिर मम्मी को लेके महिला आयोग में गए, माता पिता को, अपने दोस्त को लेके। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद फिर हम थाने आए। थाने वाले बोलते कंप्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो, ऐसे ऐसे वो दबाव करते रहे मेरे ऊपर। कौन सा थाना था? हाँ, गीता कॉलोनी थाना।
बोले कंप्रोमाइज़ कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो फिर उसके बाद महिला योग वाली मैडम ने हमारा केस फाइल करवा दिया। उनके वजह से थोड़ा बहुत मुझे इंसाफ मिल पाएगा, नहीं तो मेरे को नहीं लगता। मेरे को तो डर लगता है कभी वो आ ना जाए, मुझे उठा ना ले। मेरी पूरी फैमिली को धमकी दे रखी है। बताओ, मेरी माँ को भी पिस्तौल लगा के डराया था घर पे बुला के। बहुत डर लग रहा है मुझे, उनसे बचा लो प्लीज़। आप लोगों से मेरी यही रिस्पेक्ट है, मुझे बचा लो। जो मेरी मदद की है सुजीत कुमार सम्राट करकटडूमा कोर्ट से है। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरी हेल्प करो प्लीज़, मुझे इनसे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि तुम मोबाइल चार्जर वगैरह कुछ सामान बेचा करते थे, उसके बाद इन सब पकड़ों में कैसे पड़े? ये पूरा क्या मामला है? सर मैं एक्चुअली हरिद्वार में रह रहा था उस टाइम पे। जो मुझे काम मिलता था मैं वो काम कर लेता था। मुझे रिहान खान हरिद्वार में मिला, उसका गांव है मुजफ्फरनगर में, तो मुझे वो हरिद्वार में मिला। मैं उससे पहले से भी जानता था, बस हाय हेलो होती थी, मुझे अंदर की बातें नहीं पता थी क्या क्या चक्कर है क्या नहीं। बट मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, पैसों की कंडीशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम चल नहीं रहा था, कुछ था नहीं, तो मैं ऐसे ही सर्वाइव कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो मैं दिल्ली में आया था, तेरे बाद आया था, और देख मैं कहाँ पर हूँ, तू कहाँ पर है। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम है, मैं तो बहुत मेहनत भी करता हूँ, आप देख सकते हो मेरे हाथों में चोटें वगैरह लगी हुई है। तो मैंने कहा ऐसा तुम क्या बोले, जब भी आप दिल्ली में आओगे तो मेरे से कांटेक्ट करना। तो मैंने उनसे नंबर लिया, नंबर लेके तो जब मुझे लगा मेरा यहाँ पे कुछ नहीं, मैं दोबारा जब दिल्ली में आया तो फिर मुझे मिला, मैं उनके पास गया, फ़ोन किया, नई दिल्ली आके उन्होंने मेरे को पिकअप किया, वहाँ से पिकअप करके फिर कुछ दिन तो उन्होंने मेरे को जैसे कि कुछ दिखाते घुमाया फिराया, काफ़ी बाहर भी लेके गए। हाँ देख मुझे लगा अब शायद लाइफ चेंज होगी, कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो उसी दौरान जब मैं इसको घुमाने के टाइम पे इसको भी साथ लेके गए थे, वो काफ़ी ग्रुप सा बना के जाते हैं, कभी भी अकेले नहीं जाते हैं। तो उसी टाइम मुझे पता चला, मैं इसको पहचान गया, क्योंकि मैं भी इसको मिल चुका था, इवेंट वगैरह होता था, मुझे केटरिंग का काम मिला, जो भी मिला मैंने वो काम किया था। तो ये मुझे एक दो बार मिल चुका था, तो मुझे पता नहीं चला ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे को एक दिन जब वहाँ से जब घूमने फिरने का सिस्टम ख़त्म हुआ, जब मुझे हकीकत बात पता चली, उन्होंने मेरे पे दबाव बनाया धर्म परिवर्तन का। तो मैं उनको बोला मैं पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने एक साल के आसपास हरिद्वार काम किया था, तो मैं उसमें आस्था में काफ़ी ज़्यादा चला गया था। तो उन्होंने मेरे को जैसी दबाव बनाया, तो मैंने उनको ये कहा नहीं मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता है। तो और फिर मेरे को बोला जो इसके साथ किया है सेम वैसा ही आपके साथ भी होगा, और तुम्हारा भी वो परिवर्तन किया जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, और सब कुछ कर सकता हूँ, और ये सब नहीं होगा। तो ऐसे लड़ झगड़ के मैंने कहा तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, मेरे तो मम्मी पापा है नहीं, आप उनसे बात करो तो हम वहाँ रह लेंगे। तो उससे 2-3 साल पहले जब मैंने तो मैं उनके घर भी आया गया, तो मैंने पता करा, तो मुझे पता चला कि सबके साथ ही जैसे कोई ऐप के थ्रू किसी को भी जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है उसको टारगेट करते हैं, और अपने ग्रोह में उसको पैसों का लालच दे के ऐसे करके और ये सब काम कराते हैं। कुछ लोग तो जो होते हैं तो मान जाते हैं, हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं, और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप लोगों ने कैसे मन बनाया कि हम इनसे अलग होना है? तो सर मैंने मन बनाया कि क्योंकि मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना था और मुझे ऐसा नहीं बनना था, इसलिए मैंने कहा उन्होंने मेरे को यहाँ पे जलाया भी था ये करके, और मेरे से बोला आपसे कोई पूछेगा तो तुम ये बताना तुम्हारा ये सब पूजा पाठ करते थे उससे हुआ है। तुम्हारे साथ इस एक्सचेंज की प्रक्रिया हुई है? नहीं मेरे साथ नहीं है, मेरे पर दबाव बनाया जा रहा था। अभी क्या तुम्हारी अपील है? मेरी अपील है सर हमको इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके साथ। वो लोग ऐसे जैसे कोई बहुत से कबाड़ी होते हैं जो बच्चे होते हैं छोटे से, उनको टारगेट करते हैं, उनको उठाते हैं और उनको 4-5 महीने तो काफ़ी अच्छा ट्रीट करते हैं,
फिर उनका विश्वास जीतते हैं, फिर उनको बताते हैं ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ ऐसी होगी। मेरा बेटा बहुत होनहार था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था, हमने प्राइवेट इसको पढ़ाया था। हमारा बहुत सपना था, हमारा सपना जो टूट गया, हमारे साथ जो हुआ वैसे भगवान किसी के साथ न होए, हमारे हमारे बच्चों के इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा कि आपने अभी देखा, इन दोनों बच्चों से आपने जो बात की है उनसे पता लगा है कि ये कितना बड़ा एक गैंग है। ये जो गैंग है पूरे दिल्ली में, पूरे देश में चल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं, जहाँ उनके पास पैसे नहीं है, पैसे की तंगी है, तो उनको बहकाते हैं कि हम तुम्हें अच्छा जीवन देंगे, और अपना अच्छा जीवन देके वो अपने उसको उनका जो विश्वास है उसको जीत लेते हैं। विश्वास जीतने के बाद में पहले उनसे वो कुछ काम कराते हैं, काम कराने के बाद में, और जैसे उनका एलिगेशन है कि बच्चों का लिंग परिवर्तन कर देते हैं। तो अभी जो स्टोरी आपने अभी देखी है, इस स्टोरी पर हमारा जो पूरा जो टीम थी, नीली क्रांति की पूरी टीम और पूरा हमारा जो स्टाफ था, पूरा काम कर रहा था, सारे एडवोकेट्स पे काम कर रहे थे। तो उनको लगा कि भाई इस जो गैंग है इसको उजागर करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक इसमें एफआईआर कराई गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ काम कैसे करते हैं। ये आपने देखा होगा, जब आपकी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती होगी तो कुछ जो जिनको किन्नर बोलते हैं वो आते हैं और आपकी गाड़ी को खटखटाते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। तो इनमें 90% ये जो लोग हैं ये लड़के हैं। ये दिन में लड़कियां बनकर भीख मांगने का काम करते हैं और रात को ये सारा जितना है सेक्स का जो धंधा है उसको करने का काम करते हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों को ये इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने स्टोरी अभी देखी है, एक बच्चे को इन्वॉल्व किया गया। वो 13 साल का 14 साल का बच्चा था, वो पढ़ रहा था, उसके अच्छे सपने थे, उसको डांस करने का शौक था। जैसे डांस करने का बच्चों को शौक होता है, तो वो टारगेट करते हैं कि इनकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो ख़राब है, तो इसको थोड़ी मदद करना है। तो उसको सपने दिखाते हैं कि आपको आपको इतना बड़ा हम कुछ करेंगे, आपको पैसा दिलाएंगे। तो ऐसे बच्चों को इन्फ्लुएंस करके अपने पास ले जाते हैं, उनका मनोबल जीत कर, और ऐसे डॉक्टरों के पास ले गए जाते हैं कि उनका लिंग परिवर्तन कर देते हैं। जो इस केस में हुआ, लिंग परिवर्तन उसका कर दिया गया, बच्चे की जीवन खराब कर दिया गया। 2018 में उसका ऑपरेशन कराया गया। फिर ऑपरेशन कराने के बाद में उस पर दबाव बनाया गया, जो उसका कहना है उस पर दबाव बनाया कि धर्म परिवर्तन करो, नमाज पढ़ो, ऐसे भी उन पर काम किया। जब नहीं करते हैं तो उनको मारपीट भी गया, उसका हाथ तोड़ दिया गया, जलाया गया उनको, दोनों बच्चों को। और जलाने के बाद फिर ये पीछा नहीं छोड़ते उनका। अगर वो उस ज़िंदगी से, नरक की ज़िंदगी से कोई निकलना भी चाहे तो निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि इनके पास गुंडे होते हैं, इनके पास में सारे तंत्र हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग पुलिस वाले भी मिले इनसे लोग होते हैं, क्योंकि और आम आदमी है, इनके मुँह नहीं लगना चाहता है, लगाते हैं, नहीं तो इनका तो भगवान ने जीवन ऐसा दे दिया है तो हम इसके क्यों लगे। तो जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ये एक सुचारू रूप से गैंग एक सुचारू रूप से चलता है। इसका एक मुखिया होता है, एक सरगना होता है, वो पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। और ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, पूरे देश के अंदर है। और आप रिपोर्ट देखेंगे कि एक साल के अंदर 73,000 बच्चे, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 73,000 बच्चों को किडनैप किया जाता है या वो मिसिंग होते हैं। कहाँ जाते हैं वो बच्चे? और अगर मिसिंग पर्सन की बात देखेंगे तो लगभग एक साल में, अगर 2016 का अगर देखेंगे, 2016 के अंदर 2,90,439 इतने लोग कहीं मिसिंग हो गए, पता ही नहीं लगा कहाँ हुए। 2017 का डाटा देखेंगे, 5,267 लोग किडनैप हुए हैं या फिर मिसिंग हो गए हैं। और 2018 का डाटा देखेंगे, 3,47,524 लोग कहीं ना मिसिंग हो गए, कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। ऐसी बच्चों की बात है, 73 से 75,000 बच्चे हर साल किडनैप हो जाते हैं। ये एनसीआरबी का डाटा, कहाँ जाते हैं? वो इन्हीं धंधों में लगाते हैं। तो ये जितने भी देश के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को सुरक्षित करें। और ये गैंग है सुचारू रूप से, जिसमें धर्म परिवर्तन का भी एक एंगल आ रहा है। जैसा उनका एलिगेशन कि धर्म परिवर्तन का एंगल भी आ रहा है। उनके साथ में सेक्स भी क्या करते थे, उनके साथ में एक ऐप बना रखा उन्होंने, उस ऐप के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनके वहाँ पे उनको भेजा करते थे। इसमें हमने एफआईआर कभी कराई है, महिला आयोग का हमने इसमें बहुत मदद ली है, अपने हमारी पूरी टीम रही है। हमने वो उनको बहुत अच्छी तरह उनको समझाया कि भी इसमें जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक ऐसे लोग जेलों में नहीं जाएंगे, और जब तक वो और बच्चों को भी ऐसा शिकार बनाते रहेंगे। तो इसमें गीता कॉलोनी थाने में एफआईआर कराई है, जो 377, 363 और 326 की है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। पॉस्को एक्ट भी लगा है, क्योंकि जो बच्चा है वो 16 साल का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है। तो ऐसे लोगों से सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ में ना भेजें। डांस कराने का अगर शौक है तो उनको देखें कि कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति नहीं है। और मेरा तो कहना ये है कि जो रेड लाइट पर ये जो लड़कियां बनकर जो भीख मांगते हैं, तो इनको ये भीख देनी बंद करें।
क्योंकि ये लोगों के जीवन खराब कर रहे हैं। ये बच्चों को सेक्सुअल जो वो है, जो देह व्यवहार है उसमें डालने का काम करते हैं, और ये बड़े रैकेट पे, ऐसा नहीं है कि देश नहीं जानता। जब देश की राजधानी में ऐसा काम हो रहा है तो देश के छोटे छोटे शहर हैं उनमें तो और बड़ा काम हो रहा होगा। और पुलिस पूरा इसमें दबाव डालती है। एफआईआर कराने में इतना मुसीबत हुई है दिल्ली के अंदर कि आपको मैं बता नहीं सकता कितना मुसीबत आई है कि हम लोग एक बार तो हिम्मत हार गए थे कि क्या एफआईआर भी नहीं होगी, मगर एफआईआर हुई, क्योंकि इसमें कई एनजीओ काम कर रही थी, हम लोग काम कर रहे थे। तब एनजीओ होने के तब मतलब सब कुछ इकट्ठा होने के बाद में इसमें एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद में 164 के स्टेटमेंट हुए। हमें उम्मीद है कि वो सारे लोग जेलों में जाएंगे। सारे लोग जेल में जाने के बाद में और जो गिरोह है उसका पर्दाफाश होगा। ये बहुत बड़ा केस है, लोगों को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार बच्चों की मदद की बात करती है, महिलाओं की मदद की बात करती है, बाल सुधार की बात करती है। कहाँ है? बच्चे भीख मांगते रहते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पर बच्चे भीख मांगते रहते हैं, लेबर करते रहते हैं। तो ये सारा काम हो रहा है। सरकार की इतनी जिम्मेदारी है कि सरकार के पास आंकड़े हैं, मगर सरकार इस पर कोई अभियान नहीं चला रही है। सरकार के पास आंकड़े हैं कि कितने बच्चे मिसिंग होते हैं, कोई अभियान नहीं चला रही है। एजुकेशन की बात है, इसके कारण है कि ऐसे बच्चे क्यों चले जाते हैं। पहले तो गरीबी है, गरीबी के कारण बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। दूसरा है कि जो एजुकेशन नहीं है, जो उनके पास नॉलेज नहीं है, उनकी वजह से चले जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज की बात है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात है कि उन पर नहीं है, उनके राइट्स की नहीं पता है, तो वो लोग जाते हैं। दूसरा है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये लोग देते हैं, तो उसकी वजह से भी चले जाते हैं। तो आर्टिकल 21A कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए उनके जीवन के लिए, और माँ बाप को भी समझाना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे को पढ़ाना है। तो सरकार अगर इन चीज़ों पर कोई रूल तो बना रखे हैं, मगर इन चीज़ों पर अगर लुक आफ्टर करेगी, इन चीज़ों को देखेगी, इन पर एक कमेटी बनाकर काम करेगी, तो डेफिनेटली ऐसे केस कम होंगे। ये शर्म की बात है, आज भी हम देश की राजधानी में रहते हैं, 2020 में हमारा जीवन चल रहा है और हम कंप्यूटर के ज़माने में रहते हैं जहाँ पर नेट पे सारा काम है। आज भी बच्चों का शोषण हो रहा है, बच्चों को देह व्यवहार में डाला जा रहा है। तो ये बड़ा एक केस है। तो इस केस पर हम लोगों ने वर्कआउट किया है और हमारे यहाँ ये हमारी पूरी टीम की ये मेहनत है, और पूरी टीम पूरी मेहनत से इस केस को लड़ेगी और जितने भी दोषी हैं सबको जेल में डालने का काम करेगी। सबको उनकी एक ही स्थान है, वो जेल है, क्योंकि ऐसे बच्चों को सताने का काम किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को जब इन्होंने कह लिया कि पहले भी ये लोग आए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम कंप्रोमाइज़ करना, मतलब हम नहीं करना चाहते केस, क्योंकि वो लोग हमें मार देंगे, धमकी दे रहे हैं परिवार को, उनके पास में बहुत हथियार हैं। बट उन लोगों ने क्या करा कि उन लोगों ने फिर दोबारा इनका पीछा किया और 20 तारीख को लगभग 2 बजे रात को 20 से 25 लोग वो आए। इनको दोनों को, जो दोनों विक्टिम हैं, इन दोनों को किडनैप करके ले गए, इनके पैसे को चुराया उन्होंने, उसको लूट लिया। लगभग 1,60,000 रुपया था जो इनके ऑपरेशन के लिए रखा हुआ था, इनकी चैन थी, घर का सारा सामान लूट कर ले गए। 2 दिन किडनैप करके रखा इन लोगों को, बहुत इन लोगों के साथ में गंदा व्यवहार किया। उसके बाद में एफआईआर करने की ये बात हुई है। नहीं तो शोषण होता रहता है। आदमी सोचता है कि मेरे बच्चे के बारे में किसी को पता लगेगा तो समाज क्या सोचेगा, समाज का डर होता है, पुलिस की नाकामियाँ होती है, पुलिस काम नहीं करती है। तो ऐसे ही माँ बाप जो हैं वो कदम नहीं उठा पाते हैं और गरीब होते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा केस है, कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसको लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकते हैं, तो हमारी टीम हमेशा के लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार है। और ऐसे केस देश के अंदर ना हो, ये सुनिश्चित होना चाहिए, क्योंकि लोगों को जागरूक होना चाहिए, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर बच्चों का शोषण होता रहेगा तो देश आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। ये सरकार को भी देखना चाहिए और सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए। और हम सरकार के पास भी जाएंगे, इस केस को लेकर सरकार के पास भी जाएंगे। और जो विक्टिम बच्चा है, उसके साथ जो हुआ है, उसका सेक्स परिवर्तन किया, उसके ऑपरेशन करा दिया है, तो उसको सरकार से क्या मिल सकता है, हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार उसकी क्या मदद कर सकती है, उसको आगे कैसे उसकी लाइफ अच्छी तरह रहे, उसको सरकार क्या कर सकती है। हम सरकार के साथ भी ये सवाल उठाने का काम